हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम हमारी जैसे कि क्लासेस चल रही हैं लवली एग्जाम जोन पर, उनमें आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी की वन लाइनर क्वेश्चन की क्लास। यानी कि जो सीडीपी के वन लाइनर है, चाहे आप सीटेट का पेपर फर्स्ट देने वाले हो या फिर आप सीटेट का पेपर सेकंड देने वाले हैं, ये आपके दोनों ही पेपर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है और एक तरीके से आपका क्विक रिवीजन करने वाली क्लास है। तो वन लाइनर के थ्रू हम लोग आज सीडीपी के जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनके थ्रू हम सीडीपी का क्विक रिवीजन करेंगे, जो कि आपकी 30 मार्क्स की आने वाली है। आई होप क्लास आपको पसंद आएगी। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपको ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस और मिल सके। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सीडीपी का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, सीखने के नियम किसने दिए हैं। यानी कि जो हमारे सीडीपी में देखा जाता है जो सीखने के नियम है वो किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक जी ने दिए हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सीखने के नियम किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक जी ने दिए हैं। इन्होंने सीखने के मुख्य नियम अगर पूछा जाता है कितने दिए हैं, तो इन्होंने सीखने के मुख्य नियम दिए हैं 3, और सीखने के जो इनके गॉड नियम है उनकी संख्या कितनी है, 5 है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने दिया है। यानी कि जो मानव के व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। इन्होंने 3 शब्दों का यूज किया है, वो कौन कौन से हैं, इड, ईगो और कौन सा है, सुपर ईगो। तो ये तीनों जो वर्ड है ये किसने यूज किए हैं, सिगमंड फ्राइड जी के द्वारा यूज किए गए हैं। उसके बाद है क्या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जो विकास है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, निरंतर चलता रहता है। इसे हम किस प्रकार से डिस्कस करेंगे कि जैसे एक मानव की वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब होता है शरीर में जो डेवलपमेंट होते हैं। यानी कि जैसे किसी भी इंसान की लंबाई का बढ़ना, किसी के वेट का बढ़ना, किसी के वेट का बढ़ना, किसी की लंबाई का बढ़ना, ये सारी चीजें किस में आएंगी, ये आपकी जितनी भी चीजें होती हैं वो होती है वृद्धि में। और किसी में जितने भी मानसिक विकास हैं, यानी कि जो उनका मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, ये सारी चीजें किस में आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी आपके विकास के अंतर्गत। तो जो विकास है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे वृद्धि है, एक टाइम के बाद में इंसान का जो वेट है वो भी बढ़ना कम हो जाएगा, एक टाइम के बाद उसकी हाइट भी बढ़नी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें किस में आती है, वृद्धि में आती हैं। तो वृद्धि क्या होती है, एक टाइम के बाद में रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कि हम अपनी लाइफ टाइम जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक वो कुछ न कुछ किसी न किसी से सीखता रहता है। तो ये जो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किस चीज से संबंधित है, तो ये संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। तो ये आपके सिद्धांत जो है वो आपके सीडीपी में अलग से पूछ लिए जाते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, किंतु यह किस नमूने का अनुगमन करती है। तो यानी कि जो विकास की जो गति होती है वो एक दूसरे व्यक्ति की गति से भिन्न होती है। यानी किसी भी व्यक्ति का जो विकास है वो हमेशा एक दूसरे के जैसा नहीं होता है। हर किसी का जो विकास की गति होती है वो एक दूसरे से भिन्न होती है। तो ये विचार अगर देखा जाए तो किससे संबंधित माना जाता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित माना जाता है। यानी कि जो विकास है वो एक क्रमबद्ध तरीके से और एक व्यवस्थित तरीके से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तकाधोमुखी एवं निकट दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। तो मस्तकाधोमुखी और निकट दूर जो आपका क्रम है ये किस चीज का क्रम माना जाता है, तो ये विकास का क्रम माना जाता है। यानी मस्तकाधोमुखी विकास और निकट से दूर दृष्टि का विकास, तो ये दोनों जो चीजें होती है ये दोनों किसकी माने जाते हैं, विकास का अंग माने जाते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे चीज से संबंधित है, तो ये विचार आपका संबंधित किससे है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। मानव जाति में विकास कब होता है, तो मानव जाति में जो विकास होता है वो कब होता है, तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो कब होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक विकास होता रहता है।
क्या विकास संयोगों का परिणाम है? तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत होता है। विकास किसी भी संयोग का परिणाम नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है? तो एक बच्चे में अगर देखते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ टाइम के बाद उसमें संवेगों का विकास होने लगता है। तो एक बालक में जो ईर्ष्या की भावना आती है वो कब आती है? जब वो 12 माह की आयु में ये सारी जो ईर्ष्या की जो भावना है वो एक प्रकार से दिखाई देने लगती है। यानी जब बालक 1 साल का हो जाता है, यानी कि 12 मंथ का हो जाता है, उस टाइम से उसमें ईर्ष्या की जो भावना है वो देखने के लिए मिलने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो खिलौनों की जो आयु होती है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है? तो शैशवावस्था सबसे प्रथम अवस्था है। यानी कि अगर मानव विकास की अवस्था पूछी जाती है तो सबसे फर्स्ट अवस्था कौन सी मानी जाती है? शैशवावस्था को माना जाता है। विकास में वृद्धि का क्या तात्पर्य है? जैसे वजन में वृद्धि होती है, उसके बाद जैसे उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसके शारीरिक परिवर्तन, यानी एक तरीके से देखा जाए तो जो शारीरिक परिवर्तन है वो आपका किसमें आता है? वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो किसी भी व्यक्ति की लंबाई का बढ़ना, वेट का बढ़ना, उसकी उंगलियों का बढ़ना, उसकी मांसपेशियों का बढ़ना, यानी कि वो सारी चीजें जो हमें बाहरी दिखाई पड़ती हैं, यानी हमें एक व्यक्ति में बाहर जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सारी चीजें किसमें आती हैं? वृद्धि में आती है। और विकास किसमें आता है? विकास हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन व्यक्ति की मानसिक विकास होना, सामयिक विकास होना, इंसान की सोच का बदलना, इंसान का पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो जाना, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? विकास में आएंगी। विकास कब तक चलता है? जीवन पर्यंत चलता है, जबकि जो वृद्धि होती है वो एक टाइम के बाद में आके रुक जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? तो किशोरावस्था जो है उसे तनाव, तूफान और संघर्ष या फिर क्रोध की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आपका कहा गया है स्टैनली हॉल के द्वारा। उसके बाद है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होता है आपका बाल्यावस्था में। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती है? तो चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था में बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलती है। तो चिंतन प्रक्रिया किस अवस्था में देखने के लिए मिलती है? तो चिंतन प्रक्रिया जो होती है वो आपकी किशोरावस्था में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था कितने वर्ष तक की होती है? तो जो बाल्यावस्था का समय होता है वो आपका कब तक होता है? 12 वर्ष की आयु तक होता है। मानवों में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? तो किशोरावस्था में मानव विकास की सबसे तीव्र गति होती है। गर्भावस्था से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? तो प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। यानी कि जब बालक गर्भावस्था में होता है तो उसकी जब वहां पर जो वृद्धि हो रही होती है, उसका विकास हो रहा होता है, वो क्या होता है? प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो माता पिता पर निर्भर करता है। जो बालक का प्रारंभिक विकास होता है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो माता पिता पर निर्भर करता है। शारीरिक विकास का नियम क्या है? तो अनियमित विकास का नियम जो है ये आपका शारीरिक विकास का नियम है। यानी किसी भी व्यक्ति का वेट कितना भी बढ़ सकता है, किसी भी व्यक्ति की हाइट कितनी भी हो सकती है, तो एक प्रकार से अनियमित होता है। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? तो इसे अभिवृद्धि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? जो नवजात शिशु होता है उसका भार लगभग 7 पाउंड तक होता है। तो नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? 7 पाउंड तक होता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? यानी कि जो शारीरिक विकास है उसका क्षेत्र क्या है? तो स्नायु मंडल एक प्रकार से देखा जाए तो शारीरिक विकास के क्षेत्र में आता है। शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? तो शारीरिक और गत्यात्मक परिवर्तन जो होते हैं उनके कारण, यानी व्यक्ति के जो शरीर में जो उसकी गति में परिवर्तन होते हैं उनके कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। व्यवहार का करना पक्ष में क्या आता है? तो सीखने के गतिक क्षेत्र में क्या आता है? व्यवहार का करना, यानी किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में किसी भी प्रकार के चेंजेस आना, उसके व्यवहार में किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस देखना, ये किस में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में आती है। यानी व्यक्ति सीखने की गति कर रहा है, सीखने के मतलब सीखने की कोशिश कर रहा है, उसके व्यवहार में एक प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। गर्भ में बालक के विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन का समय लगता है। अगर एक बालक गर्भ में विकसित होता है उसमें कितना टाइम लगता है? तो 280 दिन का जो गर्भकाल होता है उसे कहा जाता है।
क्या लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो बिल्कुल, लिखना किसका सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो यानी जैसे हम जब भी लिखने का कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी दो फिंगर्स की सहायता से लिखते हैं। तो वो सारी चीजें जिनमें हमारी कम मांसपेशियों का यूज होता है वो किस में आती है, सूक्ष्म गतिक कौशल में आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां पर परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय और कक्षा में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया जा सकता है। ध्वनि संबंधी जागरूकता किस क्षमता से संबंधित होती है? तो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ध्वनि संबंधी जागरूकता के क्षेत्र में देखी जाती है। स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप क्या है? तो ये एक प्रकार से व्यवहारिक बुद्धि का रूप माना जाता है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होता है? तो ये होता है आपका प्रत्यक्षीकरण। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा होता है? तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो ये आपके गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा माना जाता है। तो जो आपका संज्ञान है वो किसके, यानी अगर ये पूछा जाता है संज्ञान वर्ड का यूज भी किसके द्वारा किया गया है, तो गिलफोर्ड के द्वारा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो किसने दिया है, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। और एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये आपका दिया गया है बिने के द्वारा। किसने दिया है, बिने के द्वारा दिया गया है। द्विकारक किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो एक प्रकार से ये क्वेश्चन देखा जा सकता है, तरल बुद्धि या फिर ठोस बुद्धि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है कैटल को। इनका पूरा नाम क्या है, कैटल लिख के आता है। उसके बाद है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है? तो ये आपकी एक प्रकार से देखा जाए तो उच्च शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय माना जाता है। तो बुद्धि क्या होती है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय माने जाते हैं, यानी व्यक्ति के सोचने समझने और उसके चिंतन करने की प्रक्रिया को ही हम बुद्धि की श्रेणी में रख सकते हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो ये एक प्रकार से बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो भाटिया का जो परीक्षण है वो किससे संबंधित है, बुद्धि के परीक्षण से संबंधित है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किस चीज का किया जाता है? तो इससे विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। तो जो बिने साइमन परीक्षण है वो किस चीज के लिए किया जाता है, विशिष्ट बुद्धि के मापन के लिए। मानसिक आयु का प्रत्यय का सर्वप्रथम किसने दिया है, यानी जो मानसिक आयु है इसका संप्रत्यय जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया है? तो ये आपका बिने साइमन के द्वारा दिया गया है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि लगभग 125 होगी। बुद्धि लब्धि के जो आपके सूत्र हैं उनके द्वारा आपको बुद्धि लब्धि आई होप कि आपने पढ़ी होगी, नहीं तो आप थ्योरी क्लास में एक बार जाकर जरूर देख सकते हैं। उसके बाद है, बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो बुद्धि के द्वारा किया जाता है, यानी भाटिया का जो बैटरी परीक्षण है उसका यूज किस चीज के लिए किया जाता है? तो बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 तक की बुद्धि लब्धि के बालक किस बुद्धि का माना जाता है? यानी किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बालक का आईक्यू लेवल अगर 90 से 100 के बीच में है तो वो सामान्य बुद्धि का बालक माना जाता है। तो सामान्य बुद्धि के बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है? लगभग 90 से 100 तक होता है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो एल्फ्रेड ब्रिले ने किया। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो इनका क्या है, ज्ञानात्मक विकास है। उसके बाद है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो जीन पियाजे के द्वारा की गई है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए किस अवस्था में प्रयत्नरत रहना सबसे ज्यादा संबंधित होता है? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या होता है, चीजों के बारे में सोचना समझना विचार करना और उस एज में जाके सबसे ज्यादा बालक पर ध्यान रहना, ये सारी चीजें किसमें होती है, किस एज में होती है? किशोरावस्था में होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं वो आपकी किशोरावस्था में देखने के लिए मिलते हैं। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने किया। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। बुद्धि के द्विखंड का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। देखिए, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है
और बहुकारक का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों में थोड़े थोड़े से डिफरेंस है, तो इसे याद रखने की बहुत अच्छे से जरूरत है। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय का सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया है। भौतिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो पास पड़ोस का जो वातावरण है वो भौतिक यानी कि जो बालक का जो बौद्धिक विकास होता है उसको सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला कारक होता है वो क्या होता है? आस पड़ोस का वातावरण, यानी बालक जैसे वातावरण में रहता है उसका विकास भी उसी प्रकार से होता है। तो ये थे आपके क्विक रिवीजन के लिए सीडीपी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, जिनके थ्रू आप अपने सीडीपी का क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आपके 6 सितंबर को होने वाले सीटेट के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आज की हमारी इस क्लास में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस और लाई जा सके। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। तो आज के लिए हमारी इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।